देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने वाराणसी में वॉलीबॉल चैंपियनशिप का किया शुभारंभ, टीम फर्स्ट का दिया संदेश। भारत ने वेनेजुएला के हालात पर जताई चिंता, सभी पक्षों से संवाद की अपील की। थरूर ने मादुरो की गिरफ्तारी को बताया खतरनाक संकेत, अंतर्राष्ट्रीय कानून को कहा केवल कागज का टुकड़ा। ये लोकतंत्र नहीं झंडूशाही है, बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं ने भरी हुंकार। और शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, जी राम जी योजना की खूबियां गिनाई। वाराणसी के सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्ण नंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किया। दोपहर 12 बजे जब पीएम मोदी समारोह से जुड़े तो पूरा मैदान हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। पीएम मोदी ने नमः पार्वती पतये हर हर महादेव के नारे के साथ खिलाड़ियों, कोच और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा है कि बनारस की संस्कृति का अनुभव करने के लिए आप सभी यहां आए हैं और वॉलीबॉल हमें टीम फर्स्ट का संदेश देती है। उन्होंने बताया है कि खेल सिखाता है कि कोई जीत अकेले की नहीं होती, बल्कि टीम की जीत में सभी शामिल होते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंडिया फर्स्ट की भावना को भी जोड़कर देश में एकजुटता पर जोर दिया। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में देश भर से 98 टीम हिस्सा ले रही हैं। स्टेडियम को रंग बिरंगे फ्लैग और बैनर से सजाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई विधायक और एमएलसी भी मौजूद रहे। आयोजन में खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था और ये वाराणसी में पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन है। भारत ने वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है और सभी पक्षों से शांतिपूर्ण संवाद के जरिए समाधान की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी हिंसा या टकराव से हालात और बिगड़ सकते हैं, इसीलिए क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। भारत लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा व भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वे आपसी बातचीत के जरिए समस्याओं का हल निकालें। भारत का कहना है कि संवाद ही लंबी अवधि में स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है और किसी भी तरह के बल प्रयोग से बचना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय दूतावास काराकास में वहां रह रहे नागरिकों के संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद करेगा। स्थिति को लेकर भारत ने शांति और संयम बनाए रखने का संदेश दिया है। वेनेजुएला में भारतीय नागरिकों को सुरक्षा के मद्देनजर सभी गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश में मौजूद भारतीय अत्यधिक सतर्क रहें, अपनी गतिविधियां सीमित रखें और दूतावास के संपर्क में रहें। भारत का मानना है कि विदेशों में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और संकट के समय उन्हें उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए। मौजूदा हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कदम उठाए जाएंगे। भारत की नीति क्षेत्रीय स्थिरता और नागरिक सुरक्षा दोनों पर ध्यान केंद्रित करती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर बीते कुछ वर्षों में लगातार नजरअंदाज किए जा रहे हैं और आज दुनिया में ताकत ही सही का सिद्धांत हावी हो गया है। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अब केवल कागजों तक सीमित रह गया है और शक्तिशाली देश अपने हितों के लिए नियमों को तोड़ने से नहीं हिचकते। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत बताया और कहा है कि आज की दुनिया में जंगल का कानून चल रहा है। थरूर ने यह टिप्पणी लेखक कपिल कोमिरेड्डी की पोस्ट के जवाब में की है, जिसमें अमेरिका की कार्रवाई को लेकर दोहरे मापदंडों की बात कही गई थी। आपको बता दें कि शनिवार को अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के तहत मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाया गया था, जहां उन पर ड्रग्स और हथियारों से जुड़े मुकदमे चलाए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें साझा की है और दावा किया है कि उन्होंने इसे टीवी शो की तरह देखा है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल पुरस्कार विजया मारिया कोरिना मचाडो ने इसे देश के लिए आजादी का क्षण बताया है। हालांकि थरूर ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों के खिलाफ है और शक्तिशाली देशों द्वारा दुनिया में डबल स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच पर सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं और जल्द साझा चुनावी घोषणा पत्र लाने का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अब देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि झंडूशाही चल रही है। जहां पहले वोट चोरी होती थी, अब उम्मीदवार चुराए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गड़बड़ियों को रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। उद्धव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि पौराणिक दावों की बात होती है, लेकिन शिवाजी महाराज की समुद्र में स्थापित प्रतिमा आज तक सामने नहीं आ पाई है। उन्होंने चुनाव आयोग से सभी रिटर्निंग अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग भी की है। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए उम्मीदवारों और मतदाताओं को धमकाना लोकतंत्र के खिलाफ है और ये बेहद खतरनाक है। उन्होंने राहुल नार्वेकर को निलंबित करने और उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। वहीं राज ठाकरे ने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि पश्चिम बंगाल में निर्विरोध चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली पार्टी महाराष्ट्र में चुप क्यों है। राज ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि सत्ता स्थायी नहीं होती और अहंकार लोकतंत्र को कमजोर करता है। महाराष्ट्र को जबरन यूपी बिहार की राह पर ले जाया जा रहा है, जबकि वो राज्य हमेशा देश को दिशा देता रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जी राम जी योजना की खूबियां का खुलकर जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का ये भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है और उसे ग्राम काम और राम से परेशानी है। आरोप लगाओ और भाग जाओ, यही उनकी आदत है। शिवराज ने सवाल किया है कि जब योजना पर संसद में चर्चा हो रही थी, नेता प्रतिपक्ष मौजूद क्यों नहीं थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार है और मोदी सरकार मजदूरों के हित और विकास के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को झूठ की दुकान और अफवाहों का बाजार बताया है, जिसमें मजदूरों को काम नहीं मिलेगा जैसी भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि जी राम जी योजना में 125 दिन रोजगार की गारंटी है। अब ऊपर से आदेश नहीं बल्कि ग्राम सभा, पंचायत और चुने हुए प्रतिनिधि तय करेंगे कि कौन सा काम होगा। उन्होंने कहा है कि गांव के लोग विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाएंगे और उसी से गांव का विकास आगे बढ़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व ने संगठन को लेकर सख्त संदेश दिया है। आईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं को खुद को उम्मीदवार घोषित करने से बचने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों के नाम तय करने का अधिकार केवल पार्टी नेतृत्व का है। उनके वायनाड के सुल्तान बाथेरी में आयोजित लक्ष्य 2026 नेतृत्व शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नेताओं को पार्टी के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अपनी बात नेतृत्व तक रखना गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं सार्वजनिक मंचों पर नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस अनुशासन और संगठनात्मक एकजुटता के साथ चुनाव में उतरना चाहती है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के लिए सीपीआई और भाजपा दोनों ही प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं। उन्होंने दावा किया है कि हालिया स्थानीय निकाय चुनाव में दिखाया गया है कि कांग्रेस दोनों दलों को टक्कर देने में सक्षम है। वेणुगोपाल ने कुछ केंद्रीय परियोजनाओं को लेकर केरल सरकार की जल्दबाजी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इसे भाजपा और वाम दलों के बीच अपवित्र गठजोड़ का संकेत बताया। उनके मुताबिक ये गठबंधन कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं है। लक्ष्य 2026 शिविर में पार्टी की चुनावी रणनीति पर गहन चर्चा की जा रही है। इसमें राज्य के वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद और संगठन पदाधिकारी शामिल हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी आने वाली फिल्म खोसला का घोंसला 2 की शूटिंग शुरू करने की घोषणा करते हुए रवि किशन के फिल्म की कास्ट में शामिल होने की जानकारी दी है। अनुपम खेर ने सोशल साइट पर एक वीडियो साझा कर रवि किशन का गर्मजोशी से स्वागत किया है और उन्हें शानदार अभिनेता और बेहतरीन इंसान बताया। वीडियो में अनुपम खेर ने कहा है कि रवि किशन के साथ दोबारा काम करना उनके लिए बेहद खास है और वो उनके साथ सीन करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने रवि किशन की सादगी, मेहनत और देश प्रेम की भी खुलकर तारीफ की है। इस ऐलान के बाद फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया है। अनुपम खेर ने बताया है कि खोसला का घोंसला 2 उनके करियर की 550वीं फिल्म है और ये उनके लिए भावनात्मक पल है। उन्होंने अपने शुरुआती संघर्षों को याद करते हुए कहा है कि 1981 में मुंबई आने के समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस मुकाम तक पहुंचेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है और कास्टिंग प्रक्रिया जारी है। निर्माताओं की योजना इस साल के अंत तक शूटिंग शुरू करने और 2026 में फिल्म रिलीज करने की है। पहले भाग की तरह यह फिल्म भी कॉमेडी से भरपूर होगी। विराट कोहली एक बार फिर इतिहास रचने के बेहद करीब है और इस बार उनके निशाने पर है रिकी पॉन्टिंग का बड़ा वनडे रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज में विराट के पास ये उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका होगा। वनडे क्रिकेट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल पॉन्टिंग के नाम है, लेकिन विराट उनसे सिर्फ 227 रन दूर है। कोहली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद है और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उनका इस रिकॉर्ड को तोड़ना लगभग तय माना जा रहा है। रिकी पॉन्टिंग ने वनडे में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 335 मैचों में 12,662 रन बनाए हैं। वहीं विराट कोहली ने सिर्फ 244 मैचों की 241 पारियों में 12,436 रन बना लिए हैं और उनका औसत भी पॉन्टिंग से कहीं बेहतर है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर विराट 227 रन बना लेते हैं तो वो वनडे इतिहास में नंबर 3 पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। इस सूची में तीसरे स्थान पर कुमार संगकारा है, जिसके नाम 9,747 रन दर्ज हैं। विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में उन्होंने 2 शतक और एक अर्धशतक लगाया था। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी विराट ने 131 और 77 रन की पारियां खेली। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज इंडिया।